औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और कोरोना से बचे होंगे। तो आज हमने स्टडी करना लेक्चर नंबर 32 मैकेनिक्स 2 का और ग्रेविटेशन सीरीज़ चल रही है। ये शायद आज हो सकता है कि सेकंड लास्ट लेक्चर हो और इसके बाद फिर एक शायद लेक्चर और उसके बाद ग्रेविटेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो काफ़ी डिटेल में हमने चीज़ें जो हैं उनको स्टडी करके देखा है। तो पहले नंबर पे आज जो हम चीज़ स्टडी करेंगे वो हम क्या स्टडी करेंगे? वो हम स्टडी करेंगे कि टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, यानी कि सैटेलाइट्स जो हैं वो कितनी किस्म के होते हैं। और ये हम किस पर स्टडी करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की बेस यानी कि हाइट की बेस पे कि कोई सैटेलाइट जो है वो कितना क्लोज है सरफेस ऑफ अर्थ से, और एक इस चीज़ पर, और दूसरे नंबर पर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। यानी कि वो अर्थ के अबाउट रिवॉल्व करने में कितना टाइम ले रहा है, उसका एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है। और हमें इस बात का पता है कि अगर एज आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ जो अगर इंक्रीज हो तो हमें इस बात का पता है कि टी जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि हमने ये वाला रिलेशन जो है इसको पढ़ा है कि टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ द सैटेलाइट, टाइम पीरियड जो है सैटेलाइट का उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जितने बड़े रेडियस के सर्कल के अंदर सैटेलाइट मूव कर रहा है उतना ज़्यादा उसका टाइम पीरियड होगा। यानी कि जितना बड़ा सर्कल होगा सैटेलाइट की रिवॉल्व करने का उतना बड़ा उसका टाइम पीरियड होगा। तो इन बेसिस के ऊपर हम तीन किस्म के सैटेलाइट्स जो है उनको डिस्क्राइब करते हैं। और ये जो तीन किस्म के सैटेलाइट्स हैं इनमें नंबर 1 पे है हमारे पास लियो। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे है हमारे पास मियो, और नंबर 3 पे है हमारे पास जियो। लियो, मियो और जियो, ये तीन किस्म के हमारे पास जो है वो सैटेलाइट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लियो, मियो और जियो। तो जो सबसे पहला है हमारे पास लियो, ये होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट। इसको कहते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है। यानी कि वो सैटेलाइट जो कि अर्थ की सरफेस के नज़दीक रिवॉल्व कर रहा होता है, यानी कि कम हाइट के ऊपर। देखें ना, ये अगर हमारे पास अर्थ है रेडियस आर की, तो इसके बिल्कुल करीब इसकी सरफेस के, यानी कि ये यहाँ से जो है कितनी छोटी हाइट एच है, बिल्कुल इसकी सरफेस के करीब जो सैटेलाइट मूव कर रहा होता है उसको कहते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट लियो।
और ये वन डे में ये कितने राउंड कंप्लीट करता है? 12 राउंड्स लगाता है अबाउट अर्थ। ठीक है, और ये कितनी हाइट के ऊपर होता है? इसकी कितनी हाइट होती है? इसकी हाइट होती है या एल्टीट्यूड होता है 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक, यानी कि ये सरफेस ऑफ अर्थ से इतनी हाइट के ऊपर, बहुत कम हाइट है ये, 200 से 2000 किलोमीटर तक जो है ये रिवॉल्व करता है। और एक दिन में, ठीक है जी, एक दिन में ये कितने चक्कर लगाता है? एक दिन में ये 12 राउंड्स जो है वो उसके अबाउट लगा लेता है। और यहाँ पर हमें पता है कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है कि कितना होता है? 64 किलोमीटर। और इसका टाइम पीरियड जो होता है, यानी कि कितने घंटे में, ये 1.5 से 2 आवर में एक चक्कर जो है उसको कंप्लीट करता है। ठीक है जी, क्या है? लियो, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट एक दिन में 12 राउंड लगाता है। हाइट इसकी 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर होती है। रेडियस अर्थ का हमें पता है कि 6400 किलोमीटर होता है। और ये एक चक्कर 1.5 या 2 घंटे, यानी कि पूरे दिन में ये 12 चक्कर लगा लेता है, क्योंकि इसका एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड जो है वो 1.5 से 2 आवर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाए आप, मियो, मिडल अर्थ। मियो जो है ये क्या है? ये मिडल अर्थ ऑर्बिट है। ठीक है, मिडल अर्थ ऑर्बिट का मतलब है कि ये जो है हमारे पास तकरीबन, अगर ये फर्ज करें अर्थ है, तो यहाँ पर ये इतने डिस्टेंस के ऊपर, इतनी हाइट के ऊपर जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। और ये हाइट जो इसकी होती है, ये हाइट या एल्टीट्यूड जो है इसका, ये 2000 किलोमीटर से लेकर हमारे पास तकरीबन 36,000 किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है जी, 2000 किलोमीटर से लेकर 3600 किलोमीटर तक इसकी रेंज हो सकती है। 2000 किलोमीटर से 3600 किलोमीटर तक। ठीक है, और ये यानी कि आम तौर पर ये कितने हमारे पास किलोमीटर के ऊपर होता है? ये हमारे पास 2000 से 36,000 किलोमीटर। और आम तौर पर इसकी हाइट जो है वो 20,000 किलोमीटर होती है, यानी कि ये हाइट जो होती है ये इसकी 20,000 किलोमीटर होती है। इसको कहते हैं मिडल अर्थ। और इसका टाइम पीरियड एक चक्कर लगाने का 12 आवर। ठीक है, तो ये वन डे में कितने राउंड लगा लेता है? 2 राउंड्स, क्योंकि 24 घंटे का टाइम होता है, तो एक चक्कर 12 घंटे में लगाता है, तो फिर 24 घंटे के अंदर जो है वो कितने चक्कर लगा लेगा? वो 2 चक्कर जो है वो लगा लेगा। इनको हम कहते हैं मिडल अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या सैटेलाइट, जो कि हमने स्टडी करना है। ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स और सैटेलाइट्स, इनका जो एल्टीट्यूड होता है h, वो होता है 36,000 किलोमीटर। और इनका टाइम पीरियड होता है 24 आवर, एक चक्कर लगाने का। और ये वन डे में कितना लगाते हैं? वन डे में 1 राउंड ये लगाते हैं। ठीक है, वन डे में
1 राउंड ये लगाते हैं। और इसकी फिगर अगर हम बनाएं तो आप देखें कि ये अगर अर्थ है तो ये हमारे पास यहाँ पर H 36,000 किलोमीटर के ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो अबाउट द अर्थ जो है वो रिवॉल्व करेगा। तो ये हमारे पास 3 किस्म के सैटेलाइट्स जो हैं वो होते हैं। अब मैं एक ही फिगर बनाता हूँ और इसमें इन सब को समराइज कर देता हूँ। आप देखें कि हमारे पास जो है ये अर्थ है, ये इसके सबसे करीब वाला लो अर्थ ऑर्बिट, इससे ऊपर वाला मिडल अर्थ ऑर्बिट और इससे ऊपर वाला जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये हो गया LEO, ये हो गया MEO और ये हो गया GEO। तो ये 3 किस्म के हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ तक बात जो है हमें वो समझ आ गया। अब हमने देखना है, डिटेल के साथ पढ़ना है कि व्हाट इज़ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो क्या होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो a satellite which completes one round around Earth in 24 आवर। ऐसा सैटेलाइट जो एक चक्कर 24 घंटे में लगाए, वो हमारे पास जियो सैटेलाइट होता है। तो ये कैसे रिवॉल्व करता है? इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ सच दैट, इस तरह रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ दैट इट अपीयर्स स्टेशनरी, दैट इट अपीयर्स स्टेशनरी, कि ये आपको स्टेशनरी महसूस होता है फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, किसी भी पॉइंट के ऊपर अर्थ के ऊपर, विच हैज the same sense of rotation as of Earth। ठीक है, इसकी सेम सेंस ऑफ रोटेशन है जो अर्थ की है, विच इज प्लेस्ड at the altitude of, which is placed at the altitude of 36,000 किलोमीटर। तो इस किस्म का जो सैटेलाइट होता है जो अर्थ के अबाउट रिवॉल्व करता है, इस तरह के ये स्टेशनरी आपको महसूस हो, आप अर्थ पे किसी भी जगह पर
खड़े होकर इसको देखें। क्यों? क्योंकि इसकी रोटेशन और अर्थ की रोटेशन का टाइम पीरियड एक ही है। अर्थ भी 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है और ये भी एक ही घंटे में कंप्लीट करता है। इसका मतलब है कि इसका रोटेशन जो है वो अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज है, एक जैसा है। तो इसलिए आप अर्थ को पर खड़े होकर इसको जिधर से भी देखेंगे ये आपको उसी पॉइंट पर महसूस, यानी कि जिस तरह अर्थ रोटेट कर रही है उसी तरह ये भी रोटेट कर रहा है। जिस तरह अर्थ मूव करती है उसकी है उसके साथ साथ ये भी मूव करता जा रहा है। मिसाल के तौर पर ये सैटेलाइट है और मेरा ये हाथ अर्थ है, तो ये यूं गया तो ये यूं ऐसे साथ कट्ठे यूं कट्ठे ये मूव कर रहे हैं। ये देखें एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये इकट्ठे, ये देखें ऐसे ये इकट्ठे जो है वो मूव कर रहे हैं, तो इनकी रोटेशन सेम है। इसलिए आप अर्थ के ऊपर कोई बंदा खड़ा हो के इसको देखे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को, तो वो उसको उसी पॉइंट के ऊपर ही नज़र आएगा ऊपर, ठीक होगी बात। तो इस किस्म का जो सैटेलाइट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसकी रोटेशन जो है वो अर्थ की रोटेशन के सिमिलर होती है। अब आप देखें कि अगर ये अर्थ है तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट होगा। इसको कहते हैं इक्वेटर बेल्ट। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं ये इक्वेटर बेल्ट के अंदर मूव करते हैं। इट ओनली रिवॉल्व्स इन इक्वेटर बेल्ट। तो ये सिर्फ इक्वेटर बेल्ट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। और अब इस वक्त जो है सारी दुनिया जो है उसने बहुत ज़्यादा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च कर दी हैं, जिसकी वजह से जो इक्वेटर बेल्ट है ये वाली ये बड़ी कंजस्टेड हो गई है, क्योंकि हर सैटेलाइट के दरमियान मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो हर सैटेलाइट के दरमियान डिस्टेंस भी होना चाहिए। तो ये बेल्ट जो है ये बड़ी कंजस्टेड हो गई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं वो रिवॉल्व जो हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक और सैटेलाइट भी होता है जिसको हम कहते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है उसका यूं इंक्लाइंड होता है ऑर्बिट टू द सरफेस ऑफ अर्थ। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, इनका भी टाइम पीरियड 24 आवर होता है और ये भी H36,000 किलोमीटर पर मूव करते हैं। लेकिन इनमें और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में ये फ़र्क है कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स जो होते हैं ये इंक्लाइंड पर होते हैं अर्थ के, ये इक्वेटर बेल्ट में रिवॉल्व नहीं कर रहे होते। लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होते हैं वो इक्वेटर बेल्ट के अंदर रिवॉल्व कर रहे थे। ये इनमें फ़र्क है। तो हमने इसको यहाँ पर ज़्यादा स्टडी नहीं करना, मैंने जैसा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये बताया। अब हम देखते हैं ज़रा इसकी कैनामाइट्स ऑफ सैटेलाइट। काइनेमैटिक्स ऑफ सैटेलाइट में आप देखें कि हमारे पास ये अर्थ है और ये इसके अबाउट सैटेलाइट है, ये M मास का और अर्थ की मास कैपिटल M है, ये रिवॉल्व कर है। तो इसके सेंटर की तरफ FC सेंट्रीपिटल फोर्स हर तरफ से एक्ट करेगी और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स से आ रही है। तो FG/FC के बराबर, तो Gmm/r², इसके सेंटर से ये डिस्टेंस जो है ये R है।
तो GM/R, तो M से कैंसिल हो गया, सॉरी MV²/R, M से कैंसिल हो गया, R से GM/R अंडर रूट। ये इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है और टाइम पीरियड 2πr/v, ठीक है। तो 2πr GM/R अंडर रूट, R को ऊपर ले जाए 2πr, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 GM अंडर रूट। और इसको GM को हम लिख सकते हैं GR², तो T मेरे पास 2πr 3/2 GR² का अंडर रूट। तो अगर ये सारा 2π/GR² कांस्टेंट हो जाए कि 2π/GR² ये किसी कांस्टेंट k के बराबर हो जाए, तो T मेरे पास KR⁴ 3/2 आ जाएगी। और इसका अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो T² इज प्रोपोर्शनल टू K² R⁴ 3, यानी कि T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। ये इसको कैपलर्स लॉ भी कहते हैं, या आगे हम थर्ड लॉ भी कहते हैं। इसको आगे हम प्रूफ जो है वो करेंगे। ठीक है जी। तो अब आप देखें कि इन केस ऑफ, ये तो सारी होगी, इन केस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये तो काइनेमेटिक्स हमें पता है पहले भी। In case of geostationary satellite, अगर हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का केस हो तो T हमारे पास क्या आया है 2πr 3/2 डिवाइडेड बाई GR² अंडर रूट। अब आप देखें कि ये हमारे पास अर्थ है और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ये अर्थ का रेडियस और ये यहाँ से हाइट h, तो ये टोटल डिस्टेंस ये वाला इसके सेंटर O से लेकर इधर तक, इस पॉइंट तक जहाँ पर सैटेलाइट है, ये कितना हो जाएगा, ये स्मॉल r हो जाएगा। तो स्मॉल r हमारे पास r+h के बराबर जो है वो आ जाएगा। ठीक होगी बात। तो यहाँ पर h जो है वो हमारे पास 36,000 किलोमीटर है। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखूँ t 2π/r की, तो r+h 3/2 GR² अंडर रूट, ये आ जाएगा। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो T GR² अंडर रूट 2πr+h 3/2, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ T GR² की पावर 1/2 2πr+h 3/2। और इस इक्वेशन का मैं अगर स्क्वायर ले लूँ ऑन बोथ साइड्स, टेक the square of equation on
बोथ साइड्स। स्क्वायर ले लें बोथ साइड के ऊपर, तो टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और आर प्लस एच की पावर 3, ये चीज़ आ जाएगी। और अब अगर मैं इसको 1/3 ले लूँ, फोर पाई स्क्वायर 1/3 और जी हो जाएगा आर प्लस एच। मैंने दोनों साइडों पर 1/3 जो है वो पावर ले लिया, तो मेरे पास जो है ये हो जाएगा टी 1/3 आर 2/3/4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 इज इक्वल टू, ये इस तरफ आ जाएगा और माइनस आर और एच, ये एच निकल आएगा। अब आप इसके अंदर ये वैल्यूज जो हैं ये सारी सब्स्टिट्यूट कर दें, तो टी 24 आवर है, तो 24 आवर कितना हो जाएगा, 24 ज़रब 60 ज़रब 60 सेकेंड, 2/3 9.8 1/3 और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 ज़रब 10 की ताकत 3 2/3 माइनस 6400 ज़रब 10 की ताकत 3 और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर की पावर 1/3। ये हमारे पास ये जो है वो आ जाएगी। तो ये सारा आप कैलकुलेट करेंगे तो एच हमारे पास 36,000 किलोमीटर जो है वो निकल आएगा। यानी कि इतनी हाइट के ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक होगी बात। तो अब यहाँ पर जो है हम ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं हमने इतना ही स्टडी करना था। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे कैपलर्स के लॉ। तो कैपलर्स के लॉ जो हैं उनको हम देखते हैं, और कैपलर्स के जो लॉ हैं उसमें हम फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ कैपलर जो है उसको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लॉ। तो सबसे पहले जो है वो देखते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ कैपलर। कैपलर्स लॉ।
Kepler's law of planetary motion. तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है, इनको हमने स्टडी करना है। और ये हमारे पास जो है किस में आ जाती है, ये मोशन ऑफ प्लैनेट्स या सैटेलाइट्स के अंदर ये आ जाता है। तो जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स और सैटेलाइट है, पहला पॉइंट, द मोशन ऑफ प्लैनेट और सैटेलाइट कैन बी described with the help of Newton law of motion and gravitational law. और ग्रेविटेशनल लॉ की मदद से इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, टू कंडीशंस। देयर आर टू कंडीशंस टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ satellites and planets। हमारे पास दो कंडीशंस हैं जिनकी मदद से हम मोशन ऑफ सैटेलाइट्स या प्लैनेट्स जो हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है is only exist between Earth and Sun। The gravitational force of other stars and planets will be neglected। ठीक है, तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ अदर स्टार्स और प्लैनेट्स के दरमियान है। ठीक है, यानी कि सन और प्लैनेट्स के दरमियान में अगर सन और अर्थ हैं सिर्फ ले रहे हैं हम, तो फिर स्टार्स और प्लैनेट्स की जो ग्रेविटेशनल फोर्स उन पर एक्ट करेगी उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। भाई उनकी भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, लेकिन हम ये कंडीशन ये लेते हैं कि इन चीज़ों को सॉल्व करते हुए उसकी फोर्स को हम निगलेक्ट जो है वो कर देते हैं। अब आप देखिए कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है अबाउट द सन। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं। सेकंड कंडीशन कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है अराउंड द सन। तो सन क्या है, वो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है और इसके रिस्पेक्ट से अर्थ जो है उसके अबाउट रिवॉल्व कर रही है। ठीक है ना, यानी कि सन को हम रेफरेंस ले लेंगे और सन के अबाउट अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है। तो हम सन को क्या ले लेंगे, हम कहते हैं कि सन एक स्टेशनरी ऑर्बिट है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है सॉरी, और इसके अबाउट अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है।
तो इसका मतलब है कि मोशन ऑफ अर्थ और सन जो है वो रिलेटिव टू ईच अदर है। सन और अर्थ जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, और इनका जो सेंटर ऑफ मास दोनों का है, इट लाइज एट दी सेंटर ऑफ मास ऑफ ए मैसिव बॉडी विच इज द सन। ठीक है, अब कहने का बात ये है कि ये सन है और ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये इसके अबाउट रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अबाउट sun. Sun is a reference object. Sun जो है वो क्या है, वो एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, और we assume that sun is stationary, और हम ये अज्यूम करते हैं कि सन जो है वो स्टेशनरी है, और इसके अबाउट एंड अर्थ रिवॉल्विंग अबाउट इट, और अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है इसके अबाउट। तो इसका मतलब है कि मोशन, द मोशन ऑफ सन एंड अर्थ इज रिलेटिव टू ईच अदर। तो सन और अर्थ की मोशन जो है वो रिलेटिव टू है ईच अदर अबाउट their center of mass, इनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। their center of mass lies at the center of massive object which is a sun। और इसमें मैसिव ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास? मैसिव ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास वो सन है। तो ये दो कंडीशंस हैं प्लैनेटरी और सैटेलाइट मोशन की। ठीक है, अब इनकी बेस के ऊपर केपलर के लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है। ठीक है, तो केपलर ने, जॉन केपलर, ये साइंटिस्ट का नाम है, जॉन केपलर give 3 empirical laws of planetary motion। इसमें 3 एम्पिरिकल लॉज दिए प्लैनेटरी मोशन के, प्लैनेटरी और सैटेलाइट मोशन के, विच डिस्क्राइब आवर सोलर सिस्टम, विच डिस्क्राइब आवर सोलर सिस्टम, जो कि हमारे सोलर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। इसने क्या किया, ही अप्लाइड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन टू
सोलर सिस्टम। इस न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है उसको अप्लाई किया सोलर सिस्टम के ऊपर, तो इसके 3 लॉज थे। तो इन 3 लॉज के अंदर पहला लॉ जो है फर्स्ट केपलर लॉ, उसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। फर्स्ट केपलर लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड केपलर लॉ, लॉ ऑफ एरियाज। उसके बाद थर्ड केपलर लॉ, लॉ ऑफ पीरियड्स। थर्ड केपलर लॉ, लॉ ऑफ पीरियड्स। ये 3 लॉज जो हैं वो केपलर ने दिए। तो हम जो है वो सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे, केपलर का फर्स्ट लॉ। तो केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। केपलर का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है। और ये फर्स्ट लॉ जो है ये क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। All planets revolve around the sun in the elliptical orbits। जितने भी planets हैं वो सन के अबाउट जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। और एंड सन इज एट द वन फोकस ऑफ द इलिप्स। और सन जो है वो एक फोकस के ऊपर होता है एलिप्स के, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर 2 फिगर्स बनाता हूँ। लॉ क्या है कि सारे प्लैनेट्स जो हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अबाउट करते हैं, सर्कुलर में नहीं, एलिप्टिकल ऑर्बिट। और सन जो होता है वो एक फोकस ऑफ एलिप्स के ऊपर होता है। तो हाँ, मैं ज़रा इसको 2 फिगर्स बनाता हूँ। सपोज करें कि ये एलिप्स है, ये इसका सेंटर है, ये एक फोकस है, ठीक है। यहाँ पे भी एक फोकस है और ये इधर जो है इस फोकस के ऊपर हमारे पास सन है जिसका मास कैपिटल M है। और ये अर्थ का मास M है और ये इधर अर्थ है हमारे पास। इधर से लेकर इधर तक का डिस्टेंस, इसको हम कह देते हैं RP। और इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कह देते हैं RAP।
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो ई ए और ई ए, दो फोकस है। एक तो होगी ये फिगर। अब मैं बनाऊंगा एक और फिगर यहाँ पर, ठीक है, ट्री ड्रा करूंगा। ये हमारे पास एलिप्स है, ठीक है। ये ज़रा एलिप्स को अब हम समझेंगे। ये इसका सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर इस फोकस और इस फोकस, ये फोकस, इनके दरमियान डिस्टेंस ई ए है। ये सेंटर ओ से इनके दरमियान डिस्टेंस ई ए है। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? माइनस ए ई ज़ीरो, सॉरी माइनस ए ज़ीरो, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए और ज़ीरो। इस तरफ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ज़ीरो और बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ज़ीरो माइनस बी। ये डिस्टेंस सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये ए है, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो है वो 2a है। ए जो है ये, इसको हम कहते हैं 2a को मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स, और ए को हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। ये ज़रा हम एलिप्स को समझ रहे हैं। अब ये यहाँ तक ये टोटल हाइट है इतनी, ठीक है। ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक टोटल हाइट है। तो ये कितनी हाइट होगी? ये होगी 2b, और इधर से लेकर इधर तक की हाइट जो है वो कितनी होगी? वो b होगी, ऐसे, ठीक है जी। तो 2b जो है, 2b जो है ये हमारे पास हो जाएंगे माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, और b हो जाएगा सेमी माइनर एक्सिस। ये अलोंग x एक्सिस, ये अलोंग y एक्सिस। अब आप देखें जो एलिप्स की इक्वेशन होती है वो होती है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन है, एलिप्स। और सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है। तो सर्कल जो है वो क्या है? वो एलिप्स का एक स्पेशल केस है। वो एलिप्स का क्या है? वो एलिप्स का एक स्पेशल केस है हमारे पास। तो यहां पर हमारे पास जो रिलेशन है बी और ए के दरमियान में, बी और ए के दरमियान में हमारे पास जो रिलेशन है, देखिए ये 2 है, ये 2b, और ये b और ये b, ठीक है। इसके दरमियान जो रिलेशन है हमारे पास वो है b स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ई यहाँ पे क्या है? ई है इसेंट्रिसिटी, ई इसेंट्रिसिटी है, और ये क्या बताती है? टेल्स अबाउट द एलिप्टिकल प्रॉपर्टी। और ये एलिप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताइए। अब ये बताती है कि आपका
जो ऑर्बिट है वो कितना एलिप्टिकल है, वो कितना चिपटा है, वो चिपटा हुआ है, कंप्रेस हुआ है या सर्कुलर टाइप है। तो एसेंट्रिसिटी ये बताती है कि ये एलिप्टिकल है, सर्कुलर है, हाइपरबोल है, पैराबोल है, किस तरह का है। और ये वेरी करती है 0 से लेस देन ई लेस देन 1। तो अगर ई जा रहा हो 0 को तो फिर सर्कुलर ऑर्बिट होता है, लेकिन अगर ई अप्रोच कर रहा हो 1 को तो इलिप्स हमारे पास होता है। यानी कि अगर ई ग्रेटर देन 0 हो तो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, और अगर ई 0 हो तो सर्कुलर ऑर्बिट जो होता है वो होता है हमारे पास। अब प्लैनेट सन के दरमियान में आप देखें कि यहाँ पे ये इसके करीब है, तो ये डिस्टेंस प्लैनेट और सन का जो है, जो नज़दीक वाला डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको कहते हैं हम पेरिफिलियन। ठीक है, ये डिस्टेंस जो नज़दीक है, प्लैनेट और सन का डिस्टेंस जो नज़दीक होता है उसको हम कहते हैं पेरिफिलियन या पेरिगी। ठीक है, द नियर रेस्ट डिस्टेंस बिटवीन planet and sun is known as perihelion or पेरीगी। यहाँ इसको पेरिफिलियन या पेरीगी कहते हैं। और प्लैनेट and sun farthest distance is known as aphelion or apogee। यहाँ उसको एफोगी का नाम देते हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पर इस फोकस के ऊपर हमारे पास ए, ई और 0 कोऑर्डिनेट्स हैं, और इस फोकस के ऊपर हमारे पास माइनस ए, ई और 0 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो एक डिस्टेंस जो नियरेस्ट होता है उसको पेरिफिलियन कहते हैं, और जो डिस्टेंस फारदेस्ट होता है उसको एफिहिलियन हम कहते हैं। तो प्लैनेट जो होते हैं वो सर्कुलर मोशन तो कर नहीं रहे होते अराउंड द सन, इसलिए ये बाद दफ़ा सन के करीब होते हैं और बाद दफ़ा ये सन से दूर होते हैं। ठीक है, बाद दफ़ा सन के करीब होते हैं और बाद दफ़ा ये सन से दूर होते हैं। यानी कि बाद दफ़ा जो है ये किस पर होते हैं, पेरिफिलियन के ऊपर, और बाद दफ़ा ये एफिहिलियन के ऊपर होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है आर डिस्टेंस, यानी कि जब ये हमारे पास जो है फारदस्ट है, ठीक है, प्लैनेट जो है वो फारदस्ट है, सॉरी नियरेस्ट है, प्लैनेट जब हमारे पास नियरेस्ट डिस्टेंस के ऊपर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ देख लीजिए दो फोकस के दरमियान, इनमें से किसी एक फोकस पर अगर सपोज करें मैंने यहाँ सन पहले इधर रखा हुआ था, अगर मैं सन को इधर ले आऊँ तो ये इसके करीब तरीन है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर, ठीक है, ये इतना डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना है ए। तो इस सन से लेकर इस पॉइंट तक, सन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आर। तो
आर, सन से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस आर, ठीक है, ये देखें सन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर जो है मेरे पास। अब ये टोटल कितना है ए, और इसमें से यहाँ तक कितना हो गया, ये वाला ये ए, तो माइनस ए इंटू 1 माइनस ई, ये एक डिस्टेंस हमारे पास निकल आया। ये डिस्टेंस ऑफ पेरिफेरियन हमारे पास निकला। अब उसके बाद अगर अब ये सन है और ये पॉइंट, ठीक है, ये सन और ये पॉइंट, सन और ये पॉइंट, ये टोटल इधर तक, तो इसमें अब क्या होगा, इसमें आर यहां से यहां तक ए और प्लस ए ई डिस्टेंस, तो प्लस ए ई, तो आर क्या आ जाएगा ए इंटू 1 प्लस ए, ये हमारे पास हो गया। इसको हम कह सकते हैं आर पी कह लें, पेरिफेरियन, आर पी पेरिफेरियन नियरेस्ट का, और इसको हम कह लें आर ए एफ ई हिलियन, आर पी और आर ए आर एफ ई हिलियन। तो ये हमारे पास जो है वो निकल आए डिस्टेंसेस। तो समराइज अगर हम इसको करें तो इसकी समरी यही है कि जो फर्स्ट लॉ है वो आपको क्या बता रहा है, फर्स्ट लॉ हमें ये बता रहा है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अबाउट एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और जब वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तो सन उनमें से किसी एक फोकस के ऊपर हमारे पास होता है, ठीक है, और ये फोकस किसका होता है, एलिप्स का होता है। फिर हम देखते हैं कि फारदेस्ट और नियरेस्ट डिस्टेंस कौन से हैं। एलिप्स के हमें पता है कि हमेशा 2 फोकस होते हैं, और एलिप्स में इन फोकसेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ई ए होता है, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो है वो हमारे पास कितना होता है, वो 2a होता है हॉरिजॉन्टल पे, और वर्टिकल के ऊपर हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो है वो 2b होता है। स्पेशल केस में अगर e को 0 कर दें, सेंट्रिसिटी 0 कर दें, तो वो सर्कल हमारे पास बन जाता है, ठीक है, तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करना शुरू कर देता है। हमारे पास यहाँ पर जो है ये जो सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस हमारे पास r है, ठीक है, अगर हमने सन को इधर रखा हुआ है और ये कोई एंगल थीटा बना रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, r और थीटा। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये जो है ये हमारे पास सारा क्या है, इसमें फिर हमने डिस्टेंस भी निकाला है, r पेरिफेरियन वो a इंटू 1 माइनस ई के बराबर आ गया, और दूसरा r इंटू ए प्लस ए ई, आर ए हमारे पास आ गया एफिलियन, जिसको a इंटू 1 प्लस ई हम कह देते हैं। एक नियरेस्ट टू द सन और दूसरा फारदेस्ट टू द सन। मैं सन को इस जगह पर भी रख सकता हूँ, मैं सन को इस जगह पर भी रख सकता हूँ, जिस मर्जी फोकस के ऊपर आप रख दें आपके पास डिस्टेंस जो हैं वो यही वाले निकलेंगे। तो कैपलर फर्स्ट लॉ क्या है कि तमाम जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं अबाउट सन, और उनमें से एक ऑर्बिट जो होता है उसके जो ऑर्बिट्स हैं उनमें एलिप्स ऑर्बिट है, और एलिप्स में एक फोकस के ऊपर सन जो है वो पड़ा होता है। तो अब फिर कल जो है मैं एक और लेक्चर मुझे लेना पड़ेगा ग्रेविटेशन के ऊपर कल, तो उसके बाद ग्रेविटेशन जो है वो एंड हो जाएगी, ठीक है। कल मैं ये बाकी 2 लॉज रह गए हैं कैपलर के, ये बस पढ़ाऊँगा, तो उसके बाद ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स जो अपना ख्याल रखें, और जो अब इसकी भी असाइनमेंट आपको करनी पड़ेगी, इसकी भी कल लास्ट लेक्चर है तो इसकी भी असाइनमेंट क्या है, इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स जो मेरी बुक के कंपोज नोट्स हैं जो आपने अल हसन फोटो कापी से लिए होंगे
उसी से आपने करके जमा करवानी है, ठीक है। विद इन 20 डेज हैं वैसे तो। अगर आपकी डेट पहले आ गई इम्तिहान की, वाकई 24 अगस्त हुई, तो फिर ही आपको पहले जमा असाइनमेंट करवानी रहेगी। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।